हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे एक नया टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस, जैसे कि आप लोगों को पता है, इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी सी प्लस प्लस जो है इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ हो रही होगी टू मेक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज़ और योर MCQ राउंड्स व्हेन यू सिटिंग फॉर इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स। एंड अभी जो हम आगे कुछ टॉपिक्स कर रहे होंगे, एडवांस टॉपिक्स इन C++ DSA, वहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ जो है बेसिक टॉपिक्स जो है वो यूज़ हो रहे होंगे। तो वो सब जो है पता होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी वो हम आज के लेक्चर में पूरा A to Z कवर कर लेंगे। इट विल बी अ वन शॉर्ट वीडियो जिसमें हम पूरा ऊप्स इन C++ के जो भी आपको फंडामेंटल टॉपिक्स पता होने चाहिए वो हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज क्या क्या कवर करना है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ऊप्स की ज़रूरत क्या हुई, फिर हम बात करेंगे कि ऊप्स है क्या। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Then we'll talk about some of the fundamentals of OOPS, जैसे कि class, object, constructor, destructor, encapsulation, abstraction, inheritance, and we'll also talk about access specifiers. उसके बाद polymorphism is one of the most important topics in OOPS जो कि हम पूरा कवर करेंगे। virtual functions, friend functions, ये चीज़ें जो हैं ये कई बार पूछी जा सकती हैं आपसे MCQ राउंड्स में या फिर इंटरव्यू राउंड्स में, तो ये आपको उनके लिए पता होनी चाहिए। एंड आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक को जो है पहले समझेंगे और फिर उसको कोड में देखेंगे साइड बाय साइड, ताकि हमें ना ही सिर्फ जो है सिर्फ बुक लैंग्वेज समझ में आए, बट ऑल्सो जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है हर टॉपिक की वो भी हमें समझ आ पाए कोड में। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये मोस्ट ऑफ दी पीपल जो है वो स्किप कर देते हैं, वो सीधा दे मूव टू द टॉपिक व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट उससे पहले समझना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड कहाँ से आई। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले व्हाट वी हैड वाज कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट इज दिस? Procedure-oriented programming was a conventional programming paradigm जो कि अर्लियर टाइम्स में यूज़ किया जाता था, जहाँ पे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे। हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि सी, कोबोल एंड फॉर्ट्रन। ठीक है, तो इस पैराडिम को, कन्वेंशनल जो प्रोग्रामिंग पैराडिम थी, इसको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता था। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता था, जो भी हमारा प्रॉब्लम जो होता था, जो हम सॉल्व कर रहे होते थे, या फिर जो प्रोग्राम बोल सकते हैं, जो हमारा प्रोग्राम होता था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू टास्क। दिस वाज डिवाइडेड इनटू टास्क। ठीक है, काफ़ी सारे टास्क होते थे तुम्हारे प्रोग्राम में, एंड इन टास्क को जो है वो ग्रुप किया जाता था इनटू फंक्शंस। दीज वर ग्रुप्ड इनटू फंक्शन। फंक्शंस आर नथिंग बट अ सेट ऑफ एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता था, जो हमारा मेन प्रोग्राम होता था उसमें हमारे काफ़ी सारे फंक्शंस होते थे। ठीक है, सपोज वी हैव F1, F2, F3 एंड दीज फंक्शंस इन प्लेस यूज सम अदर फंक्शंस। ठीक है, सपोज F1 और F2 जो है वो F4 फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एंड F4 एंड F3 फंक्शन जो है वो F5 फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे मेन प्रोग्राम में जो है उसको पूरा जो प्रोग्राम था उसको काफ़ी सारे फंक्शंस में डिवाइड किया जाता था, एंड दीज फंक्शंस कुड बी रिलेटेड टू ईच अदर वेयर वन फंक्शन इज यूजिंग अनदर फंक्शन। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो मेन फोकस होता था, मेन फोकस वाज ऑन फंक्शंस। ठीक है, एंड अगर डेटा की बात करें, हमारे प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में हमारे पास कुछ डेटा होगा, ठीक है, जो कि जिस पे जो हमारे फंक्शंस हैं वो ऑपरेट कर रहे होंगे। तो डेटा जो है वो कैसे फ्लो करता था हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सपोज वी हैव सम
data which should be accessible from F1 and F2 and F3. अब ये डेटा ताकि F1 भी एक्सेस कर पाए, F2 भी एक्सेस कर पाए, F3 भी एक्सेस कर पाए, इसके लिए इस डेटा को हमें बनाना पड़ता था ग्लोबल डेटा। ठीक है, ग्लोबल डेटा क्या होता है? ग्लोबल डेटा होता है जो कि ग्लोबल डेटा वो होता है विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम इंटायर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में कहीं से भी हम ग्लोबल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई डेटा है जो कि एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड है, सपोज मैंने कोई डेटा जो है F1 के अंदर डिफाइन कर दिया, तो फिर वो डेटा जो है वो सिर्फ F1 के अंदर ही एक्सेसिबल है। लेकिन अगर मैं किसी डेटा को ग्लोबल डेटा बना रही हूँ तो दैट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट माई प्रोग्राम, मीन्स ऑल माई फंक्शंस कैन एक्सेस दिस डेटा। अब इसके जो हैं कुछ डीमेरिट्स हुए, इसके हमारे कुछ डीमेरिट्स हुए। क्या हुए कि मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा डेटा है ग्लोबल डेटा, दिस कुड बी एक्सेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शंस। अब इस वजह से अगर हमारे डेटा में, हमारे जो ये ग्लोबल डेटा है इसमें अगर कोई इफ इट गेट्स चेंज तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैक विच फंक्शन चेंज्ड डेटा, राइट। क्योंकि अगर ये ग्लोबल डेटा है तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, F1, F2, F3, F4 एंड F5 भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें नहीं पता कि वो किस फंक्शन ने चेंज करी है, राइट। एंड दूसरी बात, अगर हमारी ये जो ग्लोबल डेटा है इसका डेटा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है, इफ डेटा स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, तो हमारे जो F1, F2, F3 फंक्शंस जो है जो कि इस डेटा को यूज़ कर रहे हैं उनकी जो डेफिनेशन है उनको भी हमें जो है वो चेंज करना पड़ेगा, उनको भी फंक्शंस को भी रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दीज फंक्शंस वुड बी रिटन इन अ वे कि दे आर एक्सेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इफ नाउ दैट डेटा स्ट्रक्चर चेंजेस तो इन फंक्शंस को भी हमें जो है रिवाइज करना पड़ेगा या फिर अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें आ रही थी, एंड दैट लेड टू अ न्यू प्रोग्रामिंग पैराडिग्म विच वाज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा मेन फोकस वाज नॉट ऑन फंक्शंस बट ऑन डेटा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा डेटा, जैसे हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा डेटा, मोस्ट ऑफ द डेटा वाज ग्लोबल डेटा एंड वाज फ्लोइंग फ्रीली थ्रू आउट द फंक्शन, थ्रू आउट द प्रोग्राम, सॉरी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस चीज़ को चेंज किया गया ताकि द डेटा डजंट फ्लो फ्रीली थ्रू आउट आवर प्रोग्राम। ठीक है, तो इंस्टेड व्हाट वी डिड वाज वी बाइंडेड द डेटा to the function using it, to the function using it। बेसिकली अगर हमारे पास कुछ डेटा है और हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि इस डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो उनको हमने साथ में बाइंड कर दिया। अब ये बाइंड हमने कैसे किया? दिस वी डिड इट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा जो प्रोग्राम है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आवर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू objects and each of these objects will have some data and some functions। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो मेन प्रोग्राम है दिस विल हैव some objects, this will be divided into some objects। For example, we have object 1, object 2 and object 3। Now each of these objects will have some data and will have some function। Now what is special here is कि object 1 में जो भी data होगा that will be accessible only from function of object 1। Similarly जो object 2 का data that will be only accessible from function of object 2। Similarly object 3 का जो data है that will only be accessible from function of object 3। तो basically data और जो फंक्शन उसको एक्सेस कर रहा है उनको हमने साथ में बाइंड कर दिया इन अ ऑब्जेक्ट, एंड एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव सम डेटा एंड सम फंक्शंस।
तो अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 3 wants to access the data of object 1, तो it will first have to contact function of object 1 and through that function it will be able to access जो object 1 का data. It cannot directly access the data of function 1. ठीक है, so this is the basic concept of object oriented programming. ठीक है, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हमारा पूरा प्रोग्राम होता है उसको काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है. एंड इसका फ़ायदा क्या है कि इट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल चेंजेस. इट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल चेंजेस, क्योंकि हर डेटा पे जो भी फंक्शन, हर डेटा को जो भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया. ठीक है, कि इस डेटा को सिर्फ यही फंक्शन एक्सेस कर सकता है. अब नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली आपको एक जो है आइडिया समझ में आ गया होगा ऊपर ऊपर से, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होता है, कोड में हम इसको कैसे यूज़ कर रहे होंगे, ये आपको अब समझ में आएगा जब हम धीरे धीरे करके इसके फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद क्लास. नाउ क्लास इज द फंडामेंटल यूनिट. इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड क्लास को आप ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे C++ जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. हमने पढ़ा था वी हैव डेटा टाइप ऑफ इंट टाइप, वी हैव डेटा टाइप ऑफ कैरेक्टर, वी हैव डेटा टाइप बूल एंड सो ऑन. एंड दीज वर ऑल बिल्ट इन डेटा टाइप जो कि C++ में ऑलरेडी बिल्ट इन है. अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि वी can also define a data type on our own, and one such data type is class. तो class is a user defined data type. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने प्रोग्राम में मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, ये मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, इनको मुझे जो है अपने प्रोग्राम में डिफाइन करना है. ठीक है, जैसे कि मैं इंटीजर्स को करती हूँ, कैरेक्टर्स को करती हूँ, इवन स्ट्रिंग्स को करती हूँ, ऐसे मुझे यहाँ पर एप्पल्स को अपने प्रोग्राम में डिफाइन करना है, या फिर मैंगो, ग्रेप्स. नाउ दीज ऑल और आर ऑफ व्हाट टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ दीज मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स वेरिएबल्स? दीज आर ऑफ टाइप फ्रूट. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक क्लास बना सकती हूँ. I can make a class fruit. ठीक है, जहाँ this data type will have some properties जैसे कि इसका color, इसका taste, right? And this defines a data type. ठीक है, fruit जो यहाँ पर जो मैं आपको ये बोल रही हूँ, this fruit is a data type. It is a user defined data type. और इसके वेरिएबल्स अगर मैं बनाऊंगी तो फ्रूट टाइप का वेरिएबल कुड बी मैंगो, इट कुड बी एप्पल, कुड बी ग्रेप. फॉर एग्जांपल हमारा इंटीजर टाइप, जो इंटीजर डेटा टाइप होता है, उसका अगर हम वेरिएबल्स बनाएं तो इट कुड बी 1. ठीक है, उसकी वैल्यू कुड बी 1, कुड बी 2, कुड बी 3, है ना. ऐसे ही फ्रूट टाइप का जो फ्रूट जो हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप किया है उसका जो अगर हम वेरिएबल बनाएंगे इट कुड बी मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हर क्लास में वी विल डिफाइन सम डेटा या फिर प्रॉपर्टीज, एंड वी कैन डिफाइन मेथड्स या फिर फंक्शंस बोल सकते हैं ऑफ दिस क्लास. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया दिस कलर एंड टेस्ट, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लास फ्रूट. ऐसे वी कैन ऑल्सो डिफाइन सम मेथड्स और फंक्शंस जो कि सिर्फ इस क्लास के स्पेसिफिक होंगे. ठीक है, फॉर दिस स्पेसिफिक क्लास आई कैन डिफाइन सम फंक्शंस. एंड ये जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस क्लास के जो वेरिएबल्स होंगे मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या हुए?
ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स ऑफ टाइप क्लास। तब दोबारा समझो, क्लास जो है, हमें क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है, जो कि हमें एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करने देता है कि दिस डेटा टाइप विल हैव सम प्रॉपर्टीज, सम मेथड्स एंड फंक्शंस। एंड इस डेटा टाइप का जब मैं कोई भी वेरिएबल बनाती हूँ तो वो बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फ्रूट क्लास का जब मैंने कोई वेरिएबल बनाया, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, तो दीज विल बी ऑब्जेक्ट्स। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट एंड मैंने उसकी कुछ डेटा प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफाइन करी, जैसे कि उसका नेम, उसका रोल नंबर, राइट, एंड मैं उस पर कुछ फंक्शंस भी डिफाइन कर सकती हूँ, जैसे कि गेट मार्क्स, जो कि मेरे को इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के जो भी मार्क्स हैं वो बता देगा, राइट। तो अब इस क्लास स्टूडेंट का अगर मैं कोई वेरिएबल बनाती हूँ अपने कोड में, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाती हूँ ऑफ डेटा टाइप स्टूडेंट, तो that will be called an object, and all of these objects will have these properties and these functions जो कि मैंने अपनी स्टूडेंट क्लास में डिफाइन करें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो क्लास जो है वो हमें एक ब्लूप्रिंट दे रही है। अब इस क्लास के जो भी मैं वेरिएबल्स बनाऊंगी, जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी इस क्लास में, दे ऑल विल हैव दैट दोज प्रॉपर्टीज एंड दोज फंक्शंस जो कि मैंने अपनी क्लास में डिफाइन कर। लेट्स नाउ सी दिस इन कोड, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को एक्चुअली हम यूज कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो अगर C++ में हमें कोई क्लास डिफाइन करनी है तो वी से क्लास एंड देन हमारा क्लास नेम, ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे ब्रैकेट्स के बाद जो है हमारा सेमी कोलन आता है, ये ध्यान रखना, तभी दिस विल बी अ क्लास डिफाइंड, ठीक है। एंड देन इस क्लास के अंदर वी कैन add some properties or some data of this class, जैसे कि some ठीक है properties की int data 1, int data 2 and so on, ठीक है। सो अगर हमें यहाँ पे क्लास फ्रूट डिफाइन करनी है, क्लास फ्रूट अगर हमें डिफाइन करनी है, क्लास फ्रूट, तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, सपोज हमें प्रॉपर्टी ऐड करनी है नेम, दैट विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, राइट, एंड हमें प्रॉपर्टी डालनी है कलर, दैट विल ऑल्सो बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, तो वो आप कैसे करोगे, टाइप, जो भी उसका डेटा टाइप होगा उस प्रॉपर्टी का, एंड देन उस प्रॉपर्टी का नेम, ठीक है। जैसे अगर स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट क्लास अगर हम बनाएं क्लास स्टूडेंट, तो वहाँ पर अगर मेरे को प्रॉपर्टी डालनी है नेम, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट वुड बी स्ट्रिंग, तो आई विल से स्ट्रिंग नेम। अगर मुझे रोल नंबर डालना है स्टूडेंट का एज अ प्रॉपर्टी, तो रोल नंबर विल बी इंटीजर, तो आई विल से इंट रोल नंबर, ठीक है। तो अभी जो है हम क्लास फ्रूट के साथ काम करते हैं। एंड ऑल्सो अगर हमें इस क्लास फ्रूट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं, तो जैसे हम अपने जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। अगर मेरे को इंटीजर बनाना है, कोई नम इंटीजर बनाना है, तो मैं लिखती थी इंट नम, राइट, जो मेरा डेटा टाइप है, एंड देन द वेरिएबल नेम। सिमिलरली यहाँ पे मेरा डेटा टाइप क्या है, फ्रूट, एंड वट एवर माई वेरिएबल नेम हिज विच इज़ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बाय द नेम ऑफ एप्पल, तो दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप फ्रूट। अब इस ऑब्जेक्ट की अगर मुझे प्रॉपर्टीज सेट करनी है, इस ऑब्जेक्ट की अगर मुझे नेम और कलर सेट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले ये जो नेम और कलर प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी फ्रूट क्लास में, ये मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकती जब तक मैं इन प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक ना बना दूँ,
ठीक है। तो ये जो है ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वो प्राइवेट होती हैं। अगर हमें उन्हें डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं अपने कोड में तो हमें उन्हें पब्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पर सेट करनी है वैल्यू नेम और कलर ऑफ माई ऑब्जेक्ट, तो मैं कैसे करूँगी? आई विल से एप्पल and using dot operator I can access the properties of this object, ठीक है। what are the properties of this object? color and name. तो I can set the name कि इसका name would be a string apple, right, and the color would be string red. Now if I want to print these values I can say apple dot name apple dot color, ठीक है। सो यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का नेम एंड ऑब्जेक्ट का कलर, राइट। देयर इज अनदर वे दैट वी कैन डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, वी कैन डू दैट यूजिंग फ्रूट स्टार मैंगो इज इक्वल टू न्यू फ्रूट। तो यहाँ पर वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द न्यू कीवर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा बल्कि हमें एक पॉइंटर वेरिएबल मिल रहा होगा टू आर ऑब्जेक्ट विच इज़ मैंगो, ठीक है। तो अगर हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें एक पॉइंटर वेरिएबल मिल रहा होगा विच विल बी पॉइंटेड टू दैट ऑब्जेक्ट। अब उसको कैसे यूज़ करेंगे? हम मैंगो डॉट से हम यहाँ पे नहीं एक्सेस कर रहे होंगे उसकी प्रॉपर्टीज़, बल्कि हम यूज़ कर रहे होंगे एरो ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। तो मैंगो नेम वुड बी मैंगो एंड मैंगो कलर वी कैन से वुड बी येलो, एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं मैंगो नेम एंड मैंगो कलर, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने ऑपरेटर नहीं चेंज किया। लाइक आई सेड हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर नहीं यूज़ कर पाएंगे अगर हमें एक पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। हमें एक ऑब्जेक्ट पॉइंटर मिल रहा है। ऑब्जेक्ट पॉइंटर के केस में वील हैव टू यूज़ दी एरो ऑपरेटर, ठीक है। एंड अगर ऑब्जेक्ट है सिंपल तो हम वहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने प्रिंट करा के देख लिया। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि क्लास कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। Moving forward, let's see what are constructors. So constructors are used to initialize an object with some values, and this is a function which is called when an object is created, ठीक है। तो जब भी हम कोड में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा दिस विल बी कॉल्ड एंड दिस विल हैव द सेम नेम एज क्लास नेम, so will have the same name as class name, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के हमारे कुछ टाइप्स भी होते हैं जैसे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कि हम सीधा जो है कोड में देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स। सो सपोज आई क्रिएट अ क्लास रेक्टेंगल, ठीक है, जहाँ पे रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? लेंथ, it has properties length and breadth, ठीक है। these are the two properties of my rectangle. now if I want कि जब भी मैं इस rectangle क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यूज़ है वो
इनिशियलाइज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आई कैन राइट अ कंस्ट्रक्टर जिसका नाम होगा सेम एज द क्लास नेम, एंड यहाँ पे आई कैन से कि एल को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, एंड बी को भी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर एंड दिस इज नोन एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जहाँ पे हमारे नो आर्ग्यूमेंट्स पास्ड, नो आर्ग्यूमेंट्स पास, यहाँ पे हम कोई पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो जब भी अब मैंने रेक्टेंगल बनाया R1, तो नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट R1 डॉट L एंड R1 डॉट B, तो यहाँ पे 0 0 वैल्यूज जो है वो प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो सपोज हमें अपने क्लास में जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हमें कुछ इनिशियलाइज करना है बाय सम अदर वैल्यूज, यू वांट टू पास सम वैल्यूज, तो वी कैन डू दैट। सपोज मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज पास करी, इंट x एंड इंट y, राइट। तो आई कैन से L इज इक्वल टू x एंड B इज इक्वल टू y। तो बेसिकली जो मैंने x और y वैल्यूज़ वहाँ पे पास करी अपने कंस्ट्रक्टर में वाइल इनिशियलाइजिंग माई ऑब्जेक्ट, वाइल क्रिएटिंग माई ऑब्जेक्ट, तो वो वैल्यूज़ जो है वो L और B में चली जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है, वे पासिंग सम पैरामीटर्स। तो हाउ डू आई इंश्योर कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो उसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट R2, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आई कैन पास वट एवर वैल्यूज जिनसे मुझे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। सपोज आई वांट टू इनिशियलाइज बाय वैल्यू 3 एंड 4, तो अब अगर आई प्रिंट R2 डॉट L एंड R2 डॉट B, तो यहाँ पे 3 एंड 4 जो है वैल्यू प्रिंट हो गई, राइट। देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, रेक्टेंगल, नेम सेम ही रहेगा हमेशा कंस्ट्रक्टर का। दिस कंस्ट्रक्टर इज नोन एज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। दिस कंस्ट्रक्टर इज नोन एज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये कहाँ यूज होता है, कंस्ट्रक्टर ये वहाँ यूज होता है व्हेन वी वांट टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट बाय अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया R2, अब इस R2 की मुझे कॉपी चाहिए इन अ न्यू ऑब्जेक्ट R3, ठीक है। तो उसके लिए आई विल यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, हम पास करते हैं एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द सेम क्लास, इट शुड बी ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। सो दिस वुड बी, सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया ऑफ टाइप रेक्टेंगल R, तो यहाँ पे जो L की वैल्यू हो जाएगी वो होगी R डॉट L। सिमिलरली B की वैल्यू में जाएगा R डॉट B। तो बेसिकली जो भी हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसकी वैल्यूज हमारी न्यू ऑब्जेक्ट की की डेटा में या प्रॉपर्टीज में जा रही है, ठीक है। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम कैसे यूज करेंगे, आई कैन से कि आई वांट अ न्यू रेक्टेंगल R3 विच इज इक्वल टू R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होगा जिससे R2 की वैल्यूज वुड गो इन अ न्यू ऑब्जेक्ट R3, ठीक है। तो इफ आई प्रिंट हियर R3 डॉट L एंड R3 डॉट B, तो यहाँ पे अगेन 3 एंड 4 जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, फॉर R3 ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे क्लास में वी कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर,
एंड जब भी हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट को बाय सम वैल्यूज वाइल क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट, तो हम कंस्ट्रक्टर का हेल्प यूज कर रहे होंगे, एंड कंस्ट्रक्टर्स का जो नेम है दैट वुड ऑलवेज बी द सेम एज द नेम ऑफ माई क्लास. सो डिस्ट्रक्टर, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, विच इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड. ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है डिलीट होता है, चाहे आप मैनुअली डिलीट करो या फिर एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम वो खुद डिलीट हो रहा हो, तो उस टाइम पे हमारा जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो कॉल होता है. एंड दिस डिस्ट्रक्टर फंक्शन, यहाँ पे यू कैनॉट पास एनी पैरामीटर्स इनटू दिस डिस्ट्रक्टर फंक्शन. thirdly, इसका जो नेम होगा, जैसे कंस्ट्रक्टर का नेम वॉज द सेम नेम एज द क्लास नेम, इसका नेम होगा टिल्डे जो हमारा ऑपरेटर होता है, एंड देन जो हमारा क्लास नेम है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन अ डिस्ट्रक्टर. लेट्स सी दिस इन कोड नाउ. तो अगर यहाँ पे फॉर क्लास रेक्टेंगल आई क्रिएट अ डिस्ट्रक्टर, तो दैट विल बी टिल्डे एंड माई क्लास नेम, एंड इसके अंदर आई कैन से डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. ठीक है, तो विल बी एबल टू चेक कि ये कहाँ पे कब कब जो हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो रहा है. ठीक है, एंड दिस इज माई डिस्ट्रक्टर. ओके, सो आई रन दिस प्रोग्राम. तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेन फंक्शन में क्या हुआ, हमने R1 क्रिएट किया, R2 क्रिएट किया, R3 क्रिएट किया, एंड देन व्हेन दिस फंक्शन एंड्स, दिस मेन फंक्शन, उस टाइम पे दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिलीटेड, जो भी हमारे R1, R2, R3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उस टाइम पे दिस डिस्ट्रक्टर फंक्शन विल बी कॉल्ड. ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी कि ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता हुआ इफ़ वी डिलीट एन ऑब्जेक्ट खुद मैनुअली. ठीक है, सपोज इस फंक्शन को हम इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड. ठीक है, तो नाउ विल बी एबल टू यूज डिलीट कीवर्ड ऑन दिस. ठीक है, दिस डिलीट कीवर्ड यू कैन ओनली यूज ऑन अ पॉइंटर वेरिएबल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा R1 इज अ पॉइंटर वेरिएबल, एंड इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले जो है R1 जो है वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, एंड देन जब एंड होगा हमारा मेन फंक्शन तब दो बारी डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा. तो लेट्स रन दिस. तो यही हो रहा है यहाँ पे. सबसे पहले R1 ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, फिर जब हम इसको डिलीट करेंगे तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, फिर उसके बाद R2 एंड R3 क्रिएट हो रहे हैं, एंड जब हमारा मेन फंक्शन एंड हो रहा है तब हमारा डिस्ट्रक्टर फंक्शन तब दो बारी कॉल हो रहा है. ठीक है, वंस फॉर R2 एंड वंस फॉर R3. सो दैट्स हाउ आवर डिस्ट्रक्टर फंक्शन वर्क्स. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनकैप्सुलेशन. सो इनकैप्सुलेशन जो है वो एक प्रॉपर्टी है ऑफ oops विच इंश्योर्स बाइंडिंग ऑफ methods and variables together into a single unit. और ये सिंगल यूनिट क्या है, ये है क्लास जो कि हमने जस्ट अभी पढ़ी. ठीक है, तो oops में जो है इनकैप्सुलेशन इज़ अ प्रॉपर्टी विच इंश्योर्स कि जो मेथड्स और वेरिएबल्स है या फिर जो फंक्शंस और डेटा है वो साथ में बाउंड हो इन अ सिंगल यूनिट विच इज़ कॉल्ड क्लास. एंड हाउ डू वी इंश्योर दिस बाइंडिंग? वी इंश्योर दिस बाय इंश्योरिंग कि जो भी हमारा डेटा है इट इज़ ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम द क्लास मेथड्स. ठीक है, जो उस पर्टिकुलर क्लास में जो मेथड्स या फंक्शंस डिफाइन है सिर्फ वही उस क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ वी इंश्योर इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इनकैप्सुलेशन also leads
टू डेटा एब्स्ट्रैक्शन या फिर हाइडिंग, जो कि हम अभी पढ़ रहे होंगे। एंड इसकी वजह से क्लास जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ADT, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब इनकैप्सुलेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, उसमें कुछ डिविजन्स होते हैं जैसे कि एडमिन डिवीजन, टेक डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन एंड सो ऑन। तो अगर एडमिन डिवीजन को सपोज कोई टेक डिवीजन का कोई डेटा एक्सेस करना है, कुछ डेटा चाहिए उन्हें फ्रॉम टेक डिवीजन, तो वो उसको डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर पाएंगे। दे विल हैव टू कम टू मी और समवन वर्किंग इन द टेक डिवीजन एंड आस्क अस फॉर दैट डेटा, एंड हम जो टेक डिवीजन में डेटा होगा उसको डायरेक्टली एक्सेस करके एडमिन डिवीजन को दे पाएंगे। सिमिलरली अगर हमें कुछ डेटा चाहिए जो कि एडमिन डिवीजन में है, तो हम उसको सीधा नहीं एक्सेस कर पाएंगे, बल्कि एडमिन डिवीजन में जो लोग काम करते हैं उनके थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन इंश्योर्स कि एक क्लास का जो डेटा है दैट कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम द फंक्शंस और द मेथड्स डिफाइंड इन दैट पर्टिकुलर क्लास। इसको हम कोड में भी देख सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक क्लास है रेक्टेंगल, ठीक है, जहाँ पे कुछ डेटा है x, या इसको कोई जनरल क्लास ले लेते हैं ABC, ठीक है, विच हैज़ सम डेटा x। अब इस क्लास ABC का जो डेटा x है उसको मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाऊंगी अपने कोड में से, तो उसके लिए मुझे फंक्शन लिखने पड़ेंगे, void set, ठीक है, जहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पास कर सकती हूँ n, एंड वो जो है x की वैल्यू सेट कर देगा एज n। सिमिलरली आई कैन राइट अ फंक्शन get विच विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ x टू मी, ठीक है। सो ABC टाइप का अगर मैं कोई क्लास ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ऑब्जेक्ट 1, राइट, तो अब ऑब्जेक्ट 1 डॉट x करके आई कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे ये जो है x वुड बी प्राइवेट टू दिस क्लास, ठीक है। तो अगर मुझे अब x को यूज़ करना है तो आई वुड बी एबल टू डू दैट यूजिंग दिस फंक्शंस गेट एंड सेट, ठीक है। तो आई कैन से ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट, जहाँ पे मैं कोई वैल्यू पास कर सकती हूँ, राइट, एंड अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आई कैन से ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट विच विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x, राइट, जो ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टी है। सो इफ आई प्रिंट रन दिस आई विल बी एबल टू सी 3 हियर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन कैसे इंश्योर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। मोस्ट ऑफ दी जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे हम जो भी डेटा होता है फॉर पर्टिकुलर क्लास उसको हम प्राइवेट ही रख रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट भी दिस इज प्राइवेट ओनली टू दैट क्लास। तो अगर उसे हमें एक्सेस करना है वी हैव टू राइट सम फंक्शंस जिनकी हेल्प से वी कैन मैनिपुलेट दैट डेटा और ऑपरेट ऑन दैट डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। Abstraction is another property of object-oriented programming which enables us to display only essential information while hiding जो भी हमारी unnecessary details है या फिर जैसे कि implementation details हैं, तो that is known as एब्स्ट्रैक्शन या हाइडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है हमने देखा है एक फंक्शन होता है हमारे पास पावर, ठीक है, जहाँ पे हम दो वैल्यूज़ पास करते हैं x और y एंड इट गिव्स अस x रेज़ टू पावर y। अब यहाँ पे हाउ दिस फंक्शन इज एक्चुअली वर्किंग ये हमें नहीं पता, दैट इज एब्स्ट्रैक्टेड और हिडन फ्रॉम अस, द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर हिडन फ्रॉम अस। हमें जो है सिर्फ इतना पता है कि हम जो है इस फंक्शन में दो वैल्यूज अगर पास करेंगे x एंड y तो दैट विल रिटर्न अस x रेज़ टू पावर y। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फॉलो होता है। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड टू another
इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच इज़ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस जो है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना। इनहेरिटेंस के थ्रू अ क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए एंड क्लास बी, एंड आई वांट कि क्लास बी में क्लास ए की प्रॉपर्टीज आ जाएं। तो दैट आई कैन डू थ्रू इनहेरिटेंस, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। जहाँ पे जो क्लास है जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही हैं, जैसे कि ए क्लास, दैट विल बी कॉल्ड एज द पेरेंट क्लास या फिर सुपर क्लास। एंड जो क्लास है जो कि इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज, दैट विल बी नोन एज द चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास। अब ये इनहेरिटेंस क्यों, इसका जो है फायदा है, या फिर वाई डू वी यूज दिस इन कोड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अब सपोज मुझे जो है 3 क्लासेस बनानी है, क्लास कार, क्लास ट्रक एंड क्लास स्कूटर। ठीक है, एंड इन क्लासेस में आई वॉन्ट टू डिफाइन सम प्रॉपर्टीज, जैसे कि टायर्स एंड कैपेसिटी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज जो है ये तीनों क्लासेस में हो सकती हैं, टायर्स एंड कैपेसिटी। तो या तो मैं ये प्रॉपर्टीज जो हैं तीनों क्लासेस में बार बार डिफाइन कर सकती हूँ, या फिर आई कैन मेक अ पेरेंट क्लास, क्लास व्हीकल, एंड ये प्रॉपर्टीज टायर्स एंड कैपेसिटी आई कैन डिफाइन इन माई पेरेंट क्लास। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस आई कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास व्हीकल इन क्लास कार, ट्रक एंड स्कूटर। तो इससे क्या होगा, ये जो टायर्स एंड कैपेसिटीज है ये मेरे को बार बार जो है हर क्लास में नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टीज़ हैं। इसलिए जब मैं ये प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करूँगी इन माय चाइल्ड क्लासेस, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेरे सारे चाइल्ड क्लासेस में भी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि इनहेरिटेंस हम क्यों यूज़ कर रहे होंगे, फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, ताकि हमें ये जो टायर्स और कैपेसिटी प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें बार बार ना जो है डिफाइन करना पड़े, बल्कि हम एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर लें। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनहेरिटेंस आगे देखने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर दी सम ऑफ द मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिट कैसे करती है एक बेस क्लास अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज, इसके कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे समझ रहे होंगे। दे कैन बी पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। सबसे पहले अभी तक जो भी हमने देखा है कि क्लास जब भी हम क्रिएट करते हैं, क्लास ABC, यहाँ पे मैं हमेशा मेंशन कर रही थी एक कीवर्ड पब्लिक। ये मैंने आपको बताया कि ये कीवर्ड जो है ये बताता है कि जो भी इसके बाद हम डेटा मेंबर्स बताएंगे या मेथड्स डिफाइन करेंगे अपने क्लास के, वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो वहाँ पे एक्सेसिबल होंगे या नहीं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस कीवर्ड। ठीक है, अगर ये मैं पब्लिक नहीं लिखूंगी वहाँ पे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो ये क्या है, ये पब्लिक, दिस इज़ एन एक्सेस स्पेसिफायर। तो अगर मेरी डेटा एंड फंक्शंस दे आर पब्लिक, तो उस केस में दे कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द कोड। ठीक है, अगर यहीं पे एक और कीवर्ड होता है प्रोटेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हुए मैं बोल दूँ प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ कर लूँ मैं फॉर सम डेटा इंट x, ठीक है, तो उस केस में जो भी मेरा
डेटा और फंक्शंस प्रोटेक्टेड कीवर्ड के अंदर आएंगे, दे विल बी एक्सेसिबल इन ओन क्लास, पेरेंट क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, जो चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड के अंदर जो भी हमारे डेटा और फंक्शंस होंगे वो खुद जो करंट क्लास है उसमें एक्सेसिबल होंगे, पेरेंट क्लास में, डिराइव क्लास में। और अगर प्राइवेट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, हमारे डेटा और फंक्शंस प्राइवेट होते हैं, तो उस केस में दे आर एक्सेसिबल ओनली इन ओन क्लास। सिर्फ उस क्लास के जो फंक्शंस है फिर सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को या फिर उन फंक्शंस को। ठीक है, तो इसको कोड में देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। एंड कोड में ये भी देखते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सपोज मैंने एक क्लास बनाई, पेरेंट क्लास। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने कुछ डेटा जो है डिफ़ाइन किया। पब्लिक में हमने डिफ़ाइन किया इंट x। ठीक है, देन प्रोटेक्टेड में हमने डिफ़ाइन किया इंट y एंड प्राइवेट में हमने डिफ़ाइन किया इंट z। ठीक है, तो अब ये जो x y z है, इनमें से अगर हम देखें तो x जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। मैं एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ एंड आई कैन राइट p.x करके आई कैन एक्सेस दिस डेटा x। अगर y और z की बात करूँ तो मैं y इज़ प्रोटेक्टेड, तो ये मैं सिर्फ इस क्लास में यूज़ कर सकती हूँ या फिर डिराइव क्लास में यूज़ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे मेन फंक्शन में उसको डायरेक्टली p.y करके यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, सिमिलरली z प्राइवेट है तो वो भी सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल होगा। अब अगर मैं पेरेंट, ये जो मेरी पेरेंट क्लास है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रही हूँ इन सम अदर क्लास, सो आई क्रिएट क्लास child1। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इनहेरिट कर रही हूँ अपनी पेरेंट क्लास पब्लिकली। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड ऐड करने से क्या हुआ, मैं अपने पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पब्लिकली इनहेरिट कर रही हूँ। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, यहाँ पे क्योंकि मैंने पब्लिकली इनहेरिट करी हैं प्रॉपर्टीज़, तो x विच वॉज पब्लिक इन पेरेंट क्लास, x विल रिमेन पब्लिक। ठीक है, y विल remain protected here in this class and z will not be accessible। ठीक है, z जो है वो चाइल्ड क्लास में भी नहीं एक्सेसिबल होगा क्योंकि वो प्राइवेट है, वो सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल होगा। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरी चाइल्ड क्लास बनाऊँ, child2, जिसको मैं एक्सेस कर रही इनहेरिट कर रही हूँ प्राइवेटली। ठीक है, हियर व्हाट आई एम डूइंग इज, जो मेरी पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ मैं प्राइवेटली इनहेरिट कर रही हूँ, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, x जो होगा वो यहाँ पे प्राइवेट बन जाएगा, y भी प्राइवेट बन जाएगा और z जो है विल बी inaccessible, will remain inaccessible here। ठीक है, एंड लास्टली अगर मैं एक और child3 क्लास बनाऊं जो कि मैं प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करके इनहेरिट करूं पेरेंट क्लास को, तो यहाँ पे x विल बी प्रोटेक्टेड। जो मेरा x यहाँ पे पब्लिक था डेटा, वो यहाँ पर क्योंकि मैंने प्रोटेक्टेड ली इनहेरिट करी है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज, तो x विल ऑल्सो बिकम प्रोटेक्टेड, y विल बी प्रोटेक्टेड एंड z विल बी इनएक्सेसिबल। ठीक है, z जो है वो इनएक्सेसिबल रहेगा। दीज आर डिफरेंट इनहेरिटेंस मोड्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, दीज आर ऑल्सो एक्सेस स्पेसिफायर्स। यहाँ पे दीज आर एक्सेस स्पेसिफायर्स जो बता रहे हैं कि ये जो भी डेटा आ रहा है इनके अंडर, ये कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है। यहाँ पे जो
ये प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक है, what is this these are inheritance modes. अब there are also types of inheritance, ठीक है, which we'll be looking at next. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो बेसिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होती है वो होती है सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पे अगर हमारे पास ये क्लास ए है, ठीक है, क्लास ए एंड देयर इज क्लास बी. अगर क्लास बी जो है वो डायरेक्टली इनहेरिट कर रही है क्लास ए की प्रॉपर्टीज, जहाँ पे क्लास ए वुड बी द पेरेंट क्लास, क्लास बी वुड बी द चाइल्ड क्लास, तो दिस इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस. एंड ऑल्दो ये अभी हमने देख लिया है, बट लेट्स सी दिस रनिंग इन कोड एज वेल. तो लेट्स मेक अ पेरेंट क्लास यहाँ पे, ठीक है. आई हैव सम पेरेंट क्लास जहाँ पे लेट्स डिफाइन द कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के नाम से होगी. एंड यहाँ पे लेट्स जस्ट प्रिंट की कौन सी क्लास में हम करंटली अभी हैं, ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनानी है, क्लास चाइल्ड, जो कि इस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करे, तो उसके लिए आई विल से पब्लिक पेरेंट एंड यहाँ पे भी लेट्स मेक अ कंस्ट्रक्टर चाइल्ड, जहाँ पे वी विल प्रिंट द नेम ऑफ द क्लास, ठीक है. तो अब अगर आई मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दिस चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास, तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर चाइल्ड क्लास का, ठीक है. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पहले जो है वो पेरेंट क्लास प्रिंट हो रहा है एंड देन चाइल्ड क्लास, एंड दिस वाज सिंगल इनहेरिटेंस. नेक्स्ट टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे द पेरेंट क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास. मतलब कि हमारे पास एक क्लास बी है, ठीक है, और एक क्लास सी है. सी जो है वो बी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है एंड बी इन टर्न क्लास ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया. एंड इसको कोड में कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ ऑफ क्लास ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, तो अब क्या होगा कि ग्रैंड चाइल्ड जो है वो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है एंड चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है. तो सबसे पहले जो है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर ग्रैंड चाइल्ड का क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो दिस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. इसके बाद होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहाँ पे देयर इज अ क्लास, the child class is inheriting from multiple parent classes, ठीक है. suppose there is a class C which is inheriting from class A and class B. तो इस क्लास में, तो इस केस में this is known as multiple inheritance, ठीक है. so suppose we have this class parent 1 and we have another पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट 2. तो वी हैव टू पेरेंट क्लासेस, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2. एंड जो चाइल्ड क्लास है उसमें हम पेरेंट 1 भी इनहेरिट कर रहे हैं एंड पेरेंट 2 भी. तो हम यहाँ पे कितनी भी क्लासेस जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकते हैं. वाइल डिफाइनिंग अ क्लास वी कैन जस्ट लाइक स्पेसिफाई कि हर क्लास का पेरेंट क्लास का नेम विद द इनहेरिटेंस मोड सेपरेटेड बाय कॉमास. तो यहाँ पे अगर मैं एक चाइल्ड क्लास बनाती हूँ, चाइल्ड सी, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट 1 क्लास का, फिर पेरेंट 2 क्लास का, ठीक है, क्योंकि पहले पेरेंट 1 इनहेरिट हो रही है देन पेरेंट 2 एंड देन लास्टली चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी
और उसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस होंगी। ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो जो कि एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हो। ठीक है, तो इसको भी हम कोड में देख सकते हैं। सो आई हैव चाइल्ड 1 क्लास, ठीक है, जो कि पेरेंट 1 को इनहेरिट कर रही है, एंड आई हैव चाइल्ड 2 क्लास जो कि अगेन पेरेंट 1 को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, सो वी हैव चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, बोथ ऑफ दीज क्लासेस इनहेरिटिंग फ्रॉम वन पेरेंट क्लास। तो इस केस में what will this be called? This will be called hierarchical inheritance. ठीक है, and there is one last type of inheritance which is called hybrid inheritance. Hybrid inheritance में we have combination of more than one inheritance type. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक क्लास A है, ठीक है, जो कि पेरेंट क्लास है फॉर 2 classes, class B and class C, and then class C is parent class for another class, class D. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी है और यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में कई बारी जो है एक प्रॉब्लम अराइज होती है विच इज़ नोन एज द डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि कई बारी पूछी जाती है, not in interviews mostly but maybe in your MCQ rounds or in your exams, so you should know about this problem. Diamond problem में क्या होता है कि the base class has multiple parent classes having a common ancestor class. For example, I have a class A, ठीक है, जो कि इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास B एंड क्लास C, एंड हो सकता है क्लास B एंड क्लास C जो है वो किसी और क्लास से इनहेरिट कर रहे हो, क्लास D, क्लास E, एंड हो सकता है कि क्लास D और क्लास E जो है वो किसी एक सिंगल क्लास से इनहेरिट कर रही हो, क्लास F। तो इस केस में क्या होगा, जो क्लास A होगी उसमें क्लास F की भी इधर से भी प्रॉपर्टीज आएंगी एंड इधर से भी प्रॉपर्टीज आएंगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो है जो क्लास F की प्रॉपर्टीज आएंगी वो क्लास A में 2 बार आ जाएंगी। तो दिस इज नोन एज द डायमंड प्रॉब्लम। इसको कोड में भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं। सपोज वी हैव 1 पेरेंट क्लास, ठीक है, एंड वी हैव 2 चाइल्ड क्लासेस, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2, जो कि पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है। ठीक है, एंड देन देयर इज अ ग्रैंड चाइल्ड क्लास जो कि चाइल्ड 1 क्लास को भी इनहेरिट कर रही है एंड चाइल्ड 2 क्लास को भी इनहेरिट कर रही है। तो अगर हम इसको रन करें, यहाँ पे अगर मैं ग्रैंड चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो 2 बारी कॉल हो रहा है। ठीक है, एक बारी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है थ्रू चाइल्ड 1 क्लास एंड दूसरी बारी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ड्यू टू चाइल्ड 2 क्लास। सो दिस इज नोन एज द डायमंड प्रॉब्लम इन इनहेरिटेंस। सो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं जूब्स पे, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स टू टेक डिफरेंट फॉर्म्स, एंड इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई वर्ड, देयर इज अ वर्ड राइट, इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। इट कैन बी लेफ्ट एंड राइट वाला राइट, या फिर इट कैन बी राइट एंड रॉन्ग वाला राइट। तो द सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज अस कि हम किसी ऑब्जेक्ट या मेथड के डिफरेंट फॉर्म्स डिफाइन कर पाएँ।
ठीक है, एंड कौन सा उनमें से कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, दैट विल बी डिसाइडेड ईदर ऑन रन टाइम या फिर कंपाइल टाइम. एंड उस हिसाब से वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम मॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इफ़ एन ऑब्जेक्ट और अ मेथड हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, तो उन डिफरेंट फॉर्म में से कौन सा फॉर्म जो है वो पिक होगा, दैट इज डिसाइडेड एट रन टाइम. ठीक है, एंड compile time polymorphism is seen through function overloading and operator overloading. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. फंक्शन ओवरलोडिंग में we can define a number of functions with same function name but they perform differently according to the arguments passed. एंड ये आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि कितने पास कर रहे हैं हम, हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स वी आर पासिंग, व्हाट इज देयर टाइप, उस हिसाब से इट डिसाइड्स कि विच फंक्शन वुड बी कॉल्ड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है शेप, ठीक है, एंड इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है एरिया, विच फाइंड्स आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप. नाउ इफ दिस एरिया फंक्शन is being called for a circle, for a square, for a triangle, तो इन सब के एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा, राइट, बट वी कैन मेक दैट फंक्शन विद द सेम नेम. ठीक है, हम सेम नेम, एरिया के नेम से ही उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, बट उस फंक्शन के अंदर हम कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हैं और किस टाइप के पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड कि कौन सा जो है, कौन सी शेप के लिए या कौन सा फॉर्म ऑफ द फंक्शन वुड बी कॉल्ड. एंड इसको अब हम कोड में देख लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है ऐड, ठीक है, या फिर सम नाम के. यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रही हूँ ऐड, ठीक है, जहाँ पे अगर आप दो पैरामीटर्स पास कर रहे हो ऑफ टाइप इंट, तो इट विल फाइंड सम एज x प्लस y एंड इट विल प्रिंट दैट सम फॉर यू. ठीक है, विद द सेम फंक्शन नेम ऐड मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर सकती हूँ जहाँ पे दो की जगह तीन पैरामीटर्स आ रहे हैं. यहाँ पे सम वुड बी कैलकुलेटेड एज x प्लस y प्लस z. ठीक है, सो अगर मैं ऐड फंक्शन कॉल करती हूँ विद दो पैरामीटर्स तो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड. अगर मैं तीन पैरामीटर्स पास कर रही हूँ तो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड. सिमिलरली अगर मैं दोबारा जो है इस फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ जहाँ पे मैं डेसिमल पास कर रही हूँ, फ्लोट टाइप नंबर पास कर रही हूँ x एंड y, तो वहाँ पे जो मेरा सम होगा दैट विल बी फ्लोट सम x प्लस y and it will print that. So now if I say sum s and s dot add 2 3, तो मेरा फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल होगा. अगर मैं करूँ s डॉट एड 2 3 4 तो सेकेंड फंक्शन कॉल होगा. और मैं करूँ s डॉट एड एंड आई से 2.3 एंड 2.7, तो यहाँ पे मेरा थर्ड जो डेफिनेशन है ऐड फंक्शन की वो कॉल होगी. ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन कितने पैरामीटर्स मैं पास कर रही हूँ. ओके, सो इधर आई विल हैव टू स्पेसिफाई दैट दीज नंबर्स आर फ्लोट. ठीक है, वरना जो है इट इज़ गेटिंग कन्फ्यूज कि कौन सा जो डेफिनेशन है हमारे ऐड फंक्शन की वो कॉल करनी है. सो नाउ आई हैव इट the sum in all the three cases.
सो डिपेंडिंग ऑन हम कितने पैरामीटर्स पास करें एंड किस टाइप के पैरामीटर्स पास करें, तो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होगा कि इनमें से कौन सा जो ऐड फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है। अब सिमिलरली वी ऑल्सो हैव ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग शायद आपने देखी भी होगी। प्लस ऑपरेटर के लिए वी सी कि अगर हम 2+3 करना है वहाँ पे भी हम प्लस ऑपरेटर यूज़ कर पाते हैं। एंड अगर हमें स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, राइट। तो दिस प्लस ऑपरेटर जो है दिस कैन बी यूज फॉर इंटीजर्स एंड यूज फॉर स्ट्रिंग्स। सो यहाँ पे हम इसी चीज़ को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में अपने प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, सिमिलरली इट वुड गिव अस द रिजल्ट, ठीक है। अगर ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे अगर 2+3 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो ये 23 तो हमें नहीं देगा ना, कंकैटिनेट तो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि 2 और 3 जो है वो इंटीजर्स है। सिमिलरली कैट और वुमेन यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए वो वहाँ पे उसको कंकैटिनेट कर देगा। अब एक क्वेश्चन दिखने को मिलता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कई बारी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको ऐड करने के लिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए आप इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कीजिए, ठीक है। तो वो हम करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। एंड जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो दोनों के रियल पार्ट्स को हम ऐड कर देते हैं और दोनों के जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लास क्रिएट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जहाँ पे विल हैव टू पार्ट्स, int real and int imaginary part, ठीक है। एंड लेट्स ऑल्सो क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजिंग। तो यहाँ पे अगर हम दो वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, int x एंड int y, तो रियल में जो है x की वैल्यू चली जाएगी एंड इमेजिनरी में y की। सो टू ओवरलोड दिस ऑपरेटर हम सबसे पहले रिटर्न टाइप जो है बताते हैं कि ये जो भी हमारा ऑपरेटर है क्या रिटर्न कर रहा होगा, वो हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। देन वी से ऑपरेटर प्लस वी मेंशन जो उन सभी ऑपरेटर हमें ओवरलोड करना है, एंड देन ब्रैकेट्स में वी विल पास आर कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट C। तो यहाँ पर दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड जब भी हम सपोज हमने एक कॉम्प्लेक्स C1 बनाया एंड कॉम्प्लेक्स C2 बनाया, ठीक है, जहाँ पे C1 में मैंने 1 और 2 पास कर दिया और यहाँ पे 1 और 3 पास कर दिया, ठीक है। तो अब जब भी आई विल डू C1 प्लस C2, तो मेरा ये वाला जो ऑपरेटर ओवरलोड जो मैंने किया है ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फंक्शन डेफिनेशन है, यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या पास करूँगी, जो भी मेरा ऑपरेटर के बाद ऑपरेंड आ रहा है यहाँ पे दैट आई विल पास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ऑपरेंड क्या है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कॉम्प्लेक्स, तो वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे जो ये प्लस ऑपरेटर है ये कैसे काम करना चाहिए, सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे आंसर, एंड आंसर के रियल पार्ट में हम डालेंगे दिस डॉट रियल प्लस C डॉट रियल, एंड आंसर के रियल में डालेंगे हम जो हमारा करंट रियल है प्लस C डॉट रियल, एंड आंसर के इमेजिनरी में हम डालेंगे करंट जो हमारा इमेजिनरी है प्लस C डॉट इमेजिनरी, एंड वी विल रिटर्न आंसर, ठीक है। सो इफ आई से सम कॉम्प्लेक्स C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, इसको पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं, देन से C3 and if we try to print this C3 dot
real and C3 डॉट इमेजनरी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? ओके, वी डिडंट इनिशियलाइज आर आंसर हियर, लेट्स इनिशियलाइज दिस बाय 0 0 एंड यहाँ पे वी हैव 2 and I5, ठीक है। तो हमारा रियल पार्ट विल बी 2 एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी 5। तो यहाँ पे योर फोकस शुड बी ऑन दिस फंक्शन दैट वी रिटन फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जहाँ पे वंस अगेन हम टेलिंग, हम सबसे पहले जो भी हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा वो बताएंगे, फिर जो भी ऑपरेटर जिसको हमें ओवरलोड करना है वो बताएंगे, ब्रैकेट्स में हम पास करेंगे जो ऑपरेंड आएगा ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं लिखती हूँ C1 प्लस C2, तो C2 जो है मेरा जो ऑपरेटर के बाद जो ऑपरेंड आ रहा है वो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन आई एम क्रिएटिंग एन आंसर ऑब्जेक्ट जिसके रियल में मैं पास कर रही हूँ रियल प्लस सी डॉट रियल। अब आपको शायद कहीं को लग रहा होगा ये रियल कौन सा है, तो ये रियल है C1 का रियल पार्ट, ठीक है, एंड ये रियल है मेरे C2 का रियल पार्ट, ठीक है। C2 को मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ तो इसको आप C2 समझ सकते हैं जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में आ रहा है, और ये जो रियल पार्ट है दैट वुड बी C1 का रियल पार्ट, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे, अब इसको ना ऐसे विजुअलाइज कीजिए कि अगर ये सपोज ऐड ऑपरेटर की जगह मैं डॉट ऑपरेटर कर रही होती, ठीक है, डॉट ऑपरेटर कर रही होती, तो आई वुड हैव रिटन C1 डॉट C2। तो ये C1 के लिए जो C1 मेरा ऑब्जेक्ट है उस पर ये ऑपरेटर जो है वो काम करता, एंड वहाँ पे C2 जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास होता, ठीक है। तो ये मुझे भी शुरू में प्रॉब्लम आई थी विजुअलाइज करने में, तो मैंने इसको फिर ऐसे डॉट ऑपरेटर के उससे विजुअलाइज किया था, तो इट बिकेम क्लियर। बट इसको आप एक बार ही खुद लिख लेना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, ट्राई ओवरलोडिंग सम अदर ऑपरेटर ऑन योर ओन, एंड उससे जो है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम, ठीक है, एंड दिस इज डन यूजिंग फंक्शन ओवरराइडिंग, यूजिंग फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग तब होती है जब आवर चाइल्ड क्लास डिफाइंस अ फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि पेरेंट क्लास में मेरे पास कुछ फंक्शन है एंड वही सेम नेम का फंक्शन मेरे पास चाइल्ड क्लास में भी है। अब उन दोनों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा एट रन टाइम, दैट इज फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। एंड इसको कोड में अगर हम देखें तो सपोज आई हैव अ क्लास पेरेंट जहाँ पे आई हैव 2 फंक्शंस, ठीक है। एक है प्रिंट जहाँ पे आई एम जस्ट प्रिंटिंग कि दिस इज द पेरेंट क्लास, ठीक है, एंड आई हैव अनदर फंक्शन शो which is doing the same thing, and I have a child class which is inheriting from the parent class public parent. यहाँ पे भी सिमिलरली आई हैव सेम 2 फंक्शंस, लेकिन डिफरेंस इज जो प्रिंट फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे वर्चुअल बना दिया। वर्चुअल फंक्शन बनाने से क्या हुआ कि अब रन टाइम पे डिसाइड होगा कि विच फंक्शन विल बी कॉल्ड, ठीक है। सो वी हैव टू यूज द वर्चुअल कीवर्ड फॉर फंक्शन ओवरराइडिंग, जहाँ पे हम चाहते हैं कि रन टाइम पे डिसाइड हो कि विच फंक्शन इज गेटिंग कॉल्ड, उसके लिए वी हैव टू मेक दैट फंक्शन वर्चुअल, ठीक है। एंड वी कैन सी दिस एज एन एग्जाम्पल। सपोज मैंने एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया P एंड एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C, ठीक है, एंड लेट्स मेक दिस अ पॉइंटर वेरिएबल। तो रन टाइम पे आई से P
इज एंड सी, मतलब कि रन टाइम पे मैंने ओवरराइड कर दिया अपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल को, ठीक है। नाउ इफ आई से p डॉट प्रिंट एंड आई से p डॉट शो, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं टू चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो अगर जिस भी क्लास का पेरेंट या प्रिंट या शो फंक्शन जो है वो रन होगा, हमें पता चल जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट इज प्रिंटेड। तो प्रिंट फंक्शन में हमारा चाइल्ड क्लास जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, हमने रन टाइम पे ये जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है इसको हमने असाइन कर दिया सी ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो नाउ यहाँ पर जो प्रिंट और शो जो हमने कॉल किया है फंक्शन, यहाँ पे चाइल्ड क्लास प्रिंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने रन टाइम पे इसको असाइन कर दिया चाइल्ड क्लास। बट प्रिंट फंक्शन के लिए सिर्फ चाइल्ड क्लास कॉल हो रहा है, शो फंक्शन के लिए नहीं। ये इसलिए क्योंकि शो फंक्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, शो फंक्शन जो है वो हमने वर्चुअल फंक्शन नहीं डिफाइन किया हुआ, तो शो फंक्शन के लिए फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं होगी। जो फंक्शन ओवरराइडिंग होगी वो सिर्फ प्रिंट फंक्शन के लिए होगी। अगर आपको फंक्शन ओवरराइडिंग करनी है तो उसके लिए आपको पेरेंट क्लास में जो फंक्शन नेम है उसके पहले वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वर्चुअल फंक्शंस आर एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फंक्शन ओवरराइडिंग। अब हमने देखा कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इनके बीच में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो हमें पता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स एट कंपाइल टाइम एंड जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है दैट अकर्स एट रन टाइम। Compile time polymorphism is achieved through function overloading and operator overloading। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है दैट इज अचीव्ड थ्रू फंक्शन ओवरराइडिंग। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में द फंक्शन नेम्स, अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग करें तो फंक्शन नेम्स शुड बी सेम बट पैरामीटर्स कैन बी डिफरेंट, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में फंक्शन नेम एंड पैरम्स both should be same. Compile time morphism has faster execution time. Runtime polymorphism is comparatively slower. Compile time polymorphism is also more memory efficient. And runtime polymorphism is less comparatively. ठीक है। लास्ट टॉपिक फॉर द डे विच इज़ फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन जो है इज़ अ इंटरेस्टिंग टॉपिक इन ओप्स। फ्रेंड फंक्शन इज नॉन मेंबर फंक्शन, इट इज़ अ नॉन मेंबर फंक्शन which can access private members of the class. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, एंड इस क्लास में आई हैव सम डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स जो कि प्राइवेट हैं टू दिस स्पेसिफिक क्लास, लेकिन देयर इज़ वन स्पेसिफिक फंक्शन जो मैं चाहती हूँ दैट इट शुड बी एबल टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स और द मेथड्स ऑफ दिस क्लास ए। तो उसके लिए आई कैन मेक दिस फंक्शन एज द फ्रेंड फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। एंड हाउ कैन आई डू दैट? आई कैन जस्ट मेंशन मेरी क्लास में दैट दिस फंक्शन इज अ फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। नाउ दिस फ्रेंड फंक्शन विल बी एबल टू एक्सेस ऑल ऑफ द प्राइवेट members of this class A as well, ठीक है। And we can look at this in code. So if I have
अ क्लास ए जहाँ पे आई एम डिफाइनिंग सम वेरिएबल x int x, ठीक है, एंड आई वांट कि यहाँ पे एक फंक्शन हो प्रिंट, ठीक है, जहाँ पे इफ़ आई एम पासिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए, तो दिस फंक्शन शुड बी एबल टू प्रिंट x वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली जो है इफ़ आई ट्राई टू प्रिंट हियर, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए क्लास का ऑब्जेक्ट एंड मैं डायरेक्टली प्रिंट करूँ ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, तो दिस विल थ्रो मी एन एरर, क्योंकि अभी जो है एक्स जो है वो प्राइवेट मेंबर है ऑफ दिस क्लास ए। तो आई कैन मेक दिस प्रिंट फंक्शन एज अ फ्रेंड फंक्शन, एंड मुझे यहाँ पे बस मेरा जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन आई हैव टू प्रोवाइड, ठीक है, दैट फ्रेंड वॉइड प्रिंट एंड वट एवर द पैरम लिस्ट इज। तो अब अगर हम अभी डायरेक्टली जो है एक्सेस करने की कोशिश करें तो इट विल गिव अस एन एरर कि दिस इज अ प्राइवेट मेंबर, लेकिन अगर हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू करें प्रिंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वी आर गेटिंग सम रैंडम वैल्यू, क्योंकि हमने अभी x को कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। लेट्स डू दैट एज वेल। लेट्स क्रिएट यहाँ पे अ कंस्ट्रक्टर ए ठीक है। सो इफ आई क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट आई पास वैल्यू 5, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस 5 इज प्रिंटेड, क्यों? क्योंकि मेरा जो ये प्रिंट फंक्शन है दैट इज अ फ्रेंड ऑफ फंक्शन ऑफ क्लास ए, तो इट इज एबल टू एक्सेस दिस प्राइवेट मेंबर एक्स, ठीक है। दिस फंक्शन, ये जो फ्रेंड फंक्शन है, ये कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन भी हो सकता है एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ अनदर क्लास, कि हो सकता है किसी और क्लास का फंक्शन जो है, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो फंक्शन जो है मेरे इस क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाए, बट आई डोंट वांट टू मेक इट अ चाइल्ड क्लास और अ पेरेंट क्लास, तो उस केस में आई कैन यूज़ फ्रेंड्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमने आज बहुत कुछ कवर कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट एंड व्हाई इज ऊप्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म। तो आई होप कि आज के लेक्चर ने आपके सारे जो ऊप्स के फंडामेंटल्स हैं जो कि आपको C++ में रिक्वायर्ड हैं वो कवर हो गए होंगे, क्योंकि ये हम आगे के लेक्चर्स में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ही जो हमारा लिंक लिस्ट में होने वाला है उसी में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे होंगे। तो उससे पहले आपको ये जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए इस वीडियो को, चाहे आप एक बारी और देख लें एंड जो भी क्वेश्चन इसमें करवाए हैं, जो भी कोडिंग पार्ट किया है उसको खुद भी करके देखना। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये दोनों चीज़ें ज़रूर खुद से इम्प्लीमेंट करके देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।